हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको सबका स्मार्ट आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जेकेएस प्रीलिम्स 2022 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 1 to 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के एंड गवर्नेंस के किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। सो which of the following are considered as part of the basic structure of the Indian Constitution? So friends, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ये है क्या? फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी लिखा नहीं हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर, और ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उस टाइम पे कुछ इस तरह का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बोला था कि ये जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ये दूसरे फीचर्स होंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया? ये बेसिक स्ट्रक्चर आया 1973 में। एक केस आया हमारे पास, केशवनंदा भारती केस। फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर से काफी बार क्वेश्चंस आते हैं और काफी बार ये आपकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। केशवनंदा भारती केस आया था, उसमें जुडिशरी ने कहा, एक बहुत बड़ी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की थी, जिसमें जुडिशरी ने कहा था कि हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, इसके क्या रेमिफिकेशंस हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन गवर्नमेंट जुडिशरी को देनी ही क्यों पड़ी। देखो, हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट हो गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके 2 महीने पहले ही वो तैयार हो गया था, 2 महीने बाद 26 जैन को कमेंसमेंट हो गई। अब जब कमेंसमेंट हो गई तो 1951 में एक केस आया, शंकरी प्रसाद केस। फ्रेंड्स, इन केसेस से क्वेश्चंस आते हैं, कभी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछते हैं कि कौन सा केस किस टाइम पे आया। तो 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया और इसमें ये डिस्कशन हुई कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इंडियन पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस चीज पे बहुत डिस्कशन हुई। और अब कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। गवर्नमेंट को, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस हो गई थी, गवर्नमेंट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने थे, जैसे रेलवेज के लिए लैंड चाहिए। अब जब अगर सपोज रेलवे को कहीं रेलवे लाइन बिछानी है या रेलवे स्टेशन बनाना है, उसमें हो सकता है किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट लैंड आ रही हो। अब ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर है ये गवर्नमेंट को बेचना नहीं चाहता है, तो अब गवर्नमेंट को लैंड भी चाहिए। ओनर और गवर्नमेंट के बीच में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट था, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि हम राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको अमेंड कर दें और इसको फंडामेंटल राइट से हटा के नॉर्मल राइट बना दें। अब काफी डिटेल हो जाएगी कि फंडामेंटल राइट्स और नॉर्मल राइट्स में बेसिक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है आपके पास। गवर्नमेंट चाहे तो आपका ये राइट वायलेट कर सकती है और आप कोर्ट में बेशक जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 226 यहाँ पे, और अंडर आर्टिकल 232 या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो फंडामेंटल राइट्स के केसेस में क्या है कि गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन पे आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं कर सकती, और आप अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप गवर्नमेंट को रोकेगा आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट करने से। अब 1951 में जब ये केस आया, शंकरी प्रसाद मूव कर गए कोर्ट में कि गवर्नमेंट किस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है और ये सब चीजें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट के पास बिल्कुल ये पावर है
कि वो फंडामेंटल राइट को या फिर किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के वो अमेंड कर सकती है। एंड सिंस आर्टिकल 368 के अंडर जो अमेंडमेंट होती है, तो जुडिशरी ने कहा कि इस आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है तो वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि जो गोलकनाथ केस शंकरी प्रसाद केस जो आया 1951 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फुल पावर दे दी इंडियन पार्लियामेंट को कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। तो यहां पे अब पार्लियामेंट बिल्कुल अपनी मर्जी से अमेंडमेंट्स ला रही थी। तो इसके बाद हमारे पास 1967 में गवर्नमेंट ने एक 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैं लिख रहा हूं इसको फ्रेंड्स आप यहां से नोट करके एक बार थोड़ा सा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, इनको आप एक बार देख सकते हो कौन सी किससे रिलेटेड है। अगर एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जितना मुझे लगेगा उतना मैं जरूर आपके साथ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। 1967 में एक केस आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी अर्लियर जजमेंट दी थी शंकरी प्रसाद केस में, उसको पूरी तरह से रिवर्स कर दिया और कहा कि इंडियन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। गोलकनाथ केस में क्या कहा कि इंडियन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती अंडर आर्टिकल 368, बाकी वह किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ड्स यूज किए थे बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल हैं। इसका मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है, ठीक है। तो 1951 में शंकरी प्रसाद केस में कहा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या कोई भी पार्ट जो है इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। और गोलकनाथ केस में जब 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहा कि गवर्नमेंट इंडियन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स सिंस आर ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल, तो इंडियन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। अब सिंस इंडियन पार्लियामेंट से पावर ले ली गई और पार्लियामेंट को तो ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनकी पावर जा रही है और कोर्ट की पावर बढ़ रही है, तो पार्लियामेंट 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई जो 1971 में आई। और उनकी ये था कि किसी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह से अमेंडमेंट कर देते हैं सो दैट कि हम अपनी मर्जी से कोई भी पार्ट को अमेंड कर सके, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो। अब 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट आया, इसको चैलेंज किया गया केशवानंदा भारती केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंदा भारती केस। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी जो जुडिशरी ने दी थी। ये कब आया केस? 1973 में। अब केशवानंदा भारती केस में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। वो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। हाउएवर पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब दोबारा क्वेश्चन यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो यही क्वेश्चन इंडियन पार्लियामेंट ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट में कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम केस बाय केस, जैसे जैसे केस आएंगे तो हम डिफाइन करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। और उन केसेस में अगर हमें लगेगा कि इंडियन पार्लियामेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किया है या वायलेट करने की कोशिश की है तो उसको वायलेशन माना जाएगा, और अगर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया है तो वो बिल्कुल राइट अमेंडमेंट मानी जाएगी। अब एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में कहीं ना कहीं इंडियन पार्लियामेंट से पावर ले ली थी और उनकी पावर कम कर दी थी। तो इसी चीज को दूर करने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंडियन पार्लियामेंट लेके आई थी। अब ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी, इसको आपको जरूर पढ़ना है। इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आई थी, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके रख दिया था। लेकिन इसमें जो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने कहा था कि इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है और उनको कोई भी रोक नहीं सकता। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनेर्वा मिल केस 1980 में चैलेंज किया गया। मिनेर्वा मिल केस आया 1980 में और इसको चैलेंज किया गया क्योंकि, और जुडिशरी ने कहा इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ही यूज करते हुए जुडिशरी ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट आपने की है ये वॉइड है क्योंकि आपने जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास वो आपने छीन ली है। एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या एक्चुअली आता है। वही ये क्वेश्चन भी था कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है अभी तक, और ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स ऐसी कोई चीज है कि बस ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये नहीं है। जुडिशरी ने कहा है कि टाइम पे हम बताते रहेंगे कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये एक चीज याद रखना, ये जो पूरी डिबेट थी शंकरी प्रसाद केस से लेके मिनेर्वा मिल केस तक, ये आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 एक तरफ चल रही थी और फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस चल रही थी कि प्राइमरी कौन है, फंडामेंटल राइट्स प्राइमरी हैं या डीपीएसपीस प्राइमरी हैं। तो मिनेर्वा मिल केस में लास्ट में जुडिशरी ने कह दिया था कि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट और इन्हीं का जो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस का जो बैलेंस है इसी पे बेस्ड है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, अब हम, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूरी समझ आ गई है तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, या फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स, एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और डिवीजन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 1, 2 एंड 4। तो ये आपको ऐसे ही क्रैम ही करना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम पे बताया है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। तो इसके साथ और भी चीजें हैं जो जैसे रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसके साथ हमारी ऑप्शन बनती है डेमोक्रेटिक 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following features of the Indian government system are the essential features of the parliamentary government system? Presence of nominal and real executives, membership of the ministers in the legislature, separation of powers between the union and state government, independent judiciary system. अब फ्रेंड्स देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको एक बार देख लेना। अब प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स। अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव वो होता है जिसके पास रियल में पावर होती है कोई भी लॉ और कोई भी डिसीजन को रियलिटी में एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने की। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ये रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इनके पास रियल पावर नहीं है, बट ये एक सेरेमोनियल पोजीशंस हैं और डिग्निफाइड पोजीशंस हैं ये। और फॉर एग्जांपल मेयर्स जो होते हैं सिटीज में, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। अब प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल ये बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है। अब मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर से हमारा क्या मतलब है कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो लेजिस्लेचर या तो लोअर हाउस या फिर अपर हाउस दोनों में से किसी ना किसी के मेंबर होना जरूरी है। और अगर वो 6 मंथ्स तक किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बन पाते तो उनकी मिनिस्टरशिप भी चली जाएगी। तो ये भी किस में होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये सेपरेशन जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी हो सकती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी हो सकती है सेपरेशन ऑफ पावर यूनियन और स्टेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी अपनी पावर्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी अपनी बिल्कुल सेपरेट पावर्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही होगा, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी हो सकता है सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, ये भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 3rd एंड स्टेटमेंट 4th तो है नहीं। तो अगर 3 और 4 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, 4 दोनों है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है जो आंसर होगा इसका। आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 एलिमिनेट कर दिया होता कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो हमने वहां पे भी पढ़ा था, जब हमने फेडरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यूएस में से ही स्ट्रिक्ट फेडरल सिस्टम है और इंडिया में क्वासी फेडरल सिस्टम है, क्वासी फेडरल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फेडरल सिस्टम यूएस में भी है तो सेपरेशन ऑफ पावर्स वहां पे है, तो यूएस में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गई तो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचती है। तो अगर हमें 4th पता है या नहीं पता है तब भी हम राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है ये। केसी वेयर कॉल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। There are 3 lists: union, state and concurrent in the 7th schedule of the Constitution of India, dividing powers between the center and the state and giving residuary powers to the central governments. अब देखो, जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है
केसी वेयर, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, केसी वेयर ने ही कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल, और ये क्वासी फेडरल मैं बहुत बार बता चुका हूं कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। और ये बिल्कुल सही है कि यही रीजन था क्योंकि इंडिया में यूनियन स्टेट, देर आर थ्री लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डिवाइड करती हैं पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, अब ये रेजिड्यूरी पावर्स कौन सी हैं, अब देखो 3 लिस्ट हैं, तीनों लिस्ट में यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकती हैं, स्टेट और यूनियन, एंड यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन लॉ बनाएगी, ठीक है, यूएस, यहाँ पे स्टेट, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हो सकते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट्स को, और इन पे कौन लॉ बनाएगा, ऐसे सब्जेक्ट्स को कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। अब ये जो रेजिड्यूरी पावर्स जितनी भी इन जो इनमें मेंशन नहीं है, इस पे लॉ कौन बनाएगा, इस पे लॉ बनाएगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका आंसर जो है वो है both A and R are individually true and R is the correct explanation of A। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following features of a federal system is not found in the Indian political system? कौन सा ऐसा फीचर है फेडरल सिस्टम का? अब फेडरल सिस्टम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। तो फेडरल सिस्टम का कौन सा ऐसा फीचर है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है? सो फर्स्ट, ड्यूअल सिटीजनशिप, distribution of powers between the federal and the state government, supremacy of the constitution, authority of the court to interpret the constitution। अब देखो, मैंने अभी पहले जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की हम समझ रहे थे तो वहां मैंने बताया था कि बिल्कुल कोर्ट्स ही हैं जो इंटरप्रेट करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को पावर दी हुई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये बिल्कुल है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, ठीक है, तो इसमें स्टेट लॉ बनाती है, इसमें, इसका मतलब दोनों की पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप जरूर है कि वहां पे स्टेट का सिटीजन अलग से होता है और यूनियन का सिटीजन अलग से है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर इज ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखो, मैंने आपको कहा था कि बेसिक फीचर जो है ये वही बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है। बेसिक स्ट्रक्चर को टाइम पे डिफाइन किया गया और ये हमें बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, और जो जो चीजें पूछी जाती हैं वो हमने इंक्लूड यहाँ पे कर ली है। A is fundamental rights, B independence of judiciary, C federalism, the unquestioned right of parliament to amend any part of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल, ये भी इसका पार्ट है बेसिक फीचर का। फेडरलिज्म, ये भी बेसिक फीचर का पार्ट है। यूनियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि इंडियन पार्लियामेंट कल को कोई लॉ ले आए और बोले कि सारी स्टेट्स, इनके पास कोई अपनी इंडिविजुअल कोई पावर नहीं है, सब कुछ इंडियन पार्लियामेंट की मर्जी से होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तीनों बेसिक फीचर हैं। फोर्थ हम देखते हैं कि है या नहीं, द अनक्वेश्चनड राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रेंड्स देखो, यही तो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आई थी, इसने यही लाने की कोशिश की थी कि पार्लियामेंट को अनक्वेश्चन राइट होना चाहिए किसी भी पार्ट को अमेंड करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था
कि मिनर्वा मिल केस में उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने यही कोशिश की थी कि पार्लियामेंट को पूरी पावर मिल जाए किसी भी पार्ट को अमेंड करने की। और 1980 में जब मिनर्वा मिल केस आया था तो उसने कहा था कि इंडियन पार्लियामेंट जरूर किसी भी पार्ट को कर सकती है, लेकिन ये अनक्वेश्चन्ड राइट नहीं है। जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वॉइड भी, नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट जो है, द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द आंसर। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? तो B.R. अम्बेडकर ने ही कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, प्रीएम्बल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, इसको ये है आपका आर्टिकल 32। इसको B.R. अम्बेडकर ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16। तो आपको नीचे कोड सेलेक्ट करने हैं कि राइट टू इक्वालिटी किस में है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 17 जो है ये राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी 14, 15, 16, 17 में। 13 मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या है। तो 2, 3, 4, सो 2, 3, 4 सी इज करेक्ट। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि हमें अगर सपोज वहां नहीं भी याद रहा कि, लेकिन हमें ये तो पता है कि आर्टिकल 13 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन है और वो जुडिशियल रिव्यू करता है, तो ये तो है नहीं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट किस किस में है। फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट इसमें है एंड ऑल ऑफ द 4 इसमें है। तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बचती है सी। तो आप दोनों तरह से, अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी पता तो आप एलिमिनेशन की टेक्निक को यूज करके एक बार जो भी ऑप्शन आपको बिल्कुल पता है कि ये ऑप्शन तो मुझे पता ही है, जैसे आर्टिकल 13 आपको पता था कि ये राइट टू इक्वालिटी के रिलेटेड नहीं है, तो एक बार आप नीचे जरूर वो ऑप्शंस देख लो जहां पे राइट टू ये ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है। तो इसमें तो हम आराम से उस आंसर तक पहुंच जाएंगे। Which article of the Indian Constitution provide for uniform civil code for the citizen? Friends, ये क्वेश्चन आपको इसलिए डाला गया है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत बार न्यूज में रहता है। तो इसके रिलेट जो भी आर्टिकल्स न्यूज में होते हैं उनको JKPSC डायरेक्टली कभी पूछ लेता है। तो आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या है? ये बताता है कि सारे सिटीजन्स के जो राइट्स होंगे और जो भी कस्टम्स जो प्रैक्टिस होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ये सब सिटीजन के लिए एक जैसी होंगी। जैसे हिंदूज मैरिज करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, मुस्लिम्स का अपना लॉ है उसी के अंडर मैरिज होती है। तो अब अगर सपोज कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है, या कोई क्रिश्चियन है या हिंदू है या मुस्लिम है, तो इनके बीच में मैरिज अगर होनी है तो वो किस एक्ट के अंडर होगी? तो इसमें हमारे यहाँ पे एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके अंडर मैरिजेस होती हैं। अब सिंस डिबेट ये चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए सो दैट कोई किसी भी रिलीजन का हो, उसकी जो उस पे लॉज होंगे वो सब लॉ वो सारे एक जैसे हर किसी पे इम्प्लीमेंट होंगे।
तो आर्टिकल 44 जो है वो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बताता है। In which schedule of the Indian Constitution powers of the पंचायत are stated? अब कौन से शेड्यूल में पंचायत की पावर है? 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल या फिर 11th शेड्यूल? आप इसको अटेम्प्ट करें। अब फ्रेंड्स 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, ये 8th शेड्यूल में है। अब जो 9th शेड्यूल है हमारा, ये ऐड हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1957 में आई थी। इसमें लैंड टैक्स के रिलेटेड, रेलवे इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, लैंड टेन्योर के रिलेटेड प्रोविजंस हैं, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, ये उसके रिलेटेड है। जो 10th शेड्यूल है हमारा, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, ये 1985 में आई थी। और इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब ये क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब अगर कोई भी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, अपर हाउस का हो या लोअर हाउस का हो, वो कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं कि अगर वो पार्टी के अगेंस्ट कोई काम करता है या पार्टी की जो अपनी लाइन है उसके अगेंस्ट या क्रॉस वोटिंग या किसी भी तरह का, तो वो डिफेक्शन के ग्राउंड्स दिए हैं और वो डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी उसकी मेंबरशिप, चाहे वो मिनिस्टर है तब भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर की कर दी जाएगी। और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से लाई गई थी। अब जो 11th शेड्यूल है, इसमें पंचायत की प्रोविजंस एंड पावर्स, 11th शेड्यूल हमारा पंचायत के रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन पूछा गया था कि कौन सा शेड्यूल पंचायत के रिलेटेड है, तो 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत के। तो ये बाकी सारे शेड्यूल भी याद रख लेना, टोटल 12 शेड्यूल हैं। आगे किसी क्वेश्चन में हम सारे जो शेड्यूल्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे, या फिर हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला शेड्यूल क्या है फ्रेंड्स? पहला शेड्यूल है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। स्टेट्स का नाम और उनकी जुरिडिक्शन क्या क्या होगी। स्टेट्स और यूटीज दोनों के नाम और उनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है ये फर्स्ट शेड्यूल में होती है। ऐसे ही हमारा सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल में क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस। किस किस की? अलाउंसेस, ये याद रखना, अलाउंसेस के रिलेटेड है, और अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के रिलेटेड है। किस किस की? प्रेसिडेंट, गवर्नर्स of the states, the speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha, speaker and deputy speakers। अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर हम कहां यूज करते हैं? हम लोकसभा के लिए यूज करते हैं। उसके बाद चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, ये कहां यूज करते हैं हम वर्ड्स? ये हम राज्यसभा के केस में यूज करते हैं। फिफ्थ, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका स्पीकर भी और डेप्यूटी स्पीकर भी। सिक्स्थ हमारे पास है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेवंथ, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है, ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं सिर्फ,
बाकी नहीं, जो लोअर जुडिशरी है उसके जजेस नहीं है। और उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखो फ्रेंड्स, एक तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। देखो सेकंड शेड्यूल कह क्या रहा है, अलाउंसेस प्रिविलेजेस की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स में? प्रेसिडेंट, ठीक है। पीएम मैंने आपको बोला था रियल एग्जीक्यूटिव होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। अब प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद स्टेट्स में कौन होगा? गवर्नर, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर हमें याद हो गया, इनके अलाउंसेस। उसके बाद हमारे पास सेंटर में, यूनियन में, पार्लियामेंट में क्या क्या है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा के भी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वहां यूनियन में देख लिया। और सेम चीज स्टेट में क्या है हमारे पास? हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, और क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। उसके बाद हमारे पास जजेस, जुडिशरी आती है। जुडिशरी में कौन? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, और एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये सेंटर, यहां से स्टेट का। फिर सेंटर में, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी ये लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल में क्या है? फॉर्म ऑफ ओथ, फॉर्म ऑफ ओथ। अब ये ओथ किस किस की? तो फ्रेंड्स, फॉर्मल ओथ किस किस की है? इसमें यूनियन के मिनिस्टर्स आते हैं, सबसे पहले याद रखना। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स ने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना होता है, सेकंड नंबर पे उनकी ओथ। उसके बाद मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स। उसके बाद कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, देन मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और लास्ट में जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये सारा ओथ एंड अफर्मेशन है। अब ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि कौन सा शेड्यूल किसके रिलेटेड है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपसे अगर पूछ रहे हैं कि सपोज थर्ड शेड्यूल, और थर्ड शेड्यूल में वो ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है, या ओथ एंड अफर्मेशंस जो हैं मिनिस्टर्स की वो कौन से शेड्यूल में है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब ऐसा बहुत कम आता है कि वो पूछ ले कि ये जो ओथ है थर्ड शेड्यूल में, इसमें किस किस की ओथ है। तो वो हो सकता है कोई ऑप्शन आपको एक अलग से भी दे दे जो इसमें नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ओथ और अफर्मेशन जो है थर्ड शेड्यूल में वो किस किस की है। उसके बाद जो आपका फोर्थ शेड्यूल है वो याद रखना कि वो आप राज्यसभा को सीट्स एलोकेट करता है। कहां से? स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से। एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स कहां पे? इन द राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये फोर्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है हमारा? इसमें वो सारे प्रोविजन हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। किसके? शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है हमारा? फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल क्या कहता है? इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसमें है प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेशन सेम। किसके रिलेटेड? कौन से एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड प्रोविजंस? ट्राइबल एरियाज कहां कहां के? ये याद रखना, AMTM है। ये है असम, ये है मेघालय, T से त्रिपुरा, और M से
मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ये याद रखना, AMTM याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद आता है हमारा 7 शेड्यूल, जिसमें हमने पहले देखा था कि 7 शेड्यूल में क्या है, लिस्ट्स हैं, 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये 7 शेड्यूल है। 8 शेड्यूल क्या है, 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, ये भी मैंने आपको बताया। कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करता है इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22, ठीक है। और रिसेंटली एडिड कौन सी है, कभी आपसे पूछ ले कि रिसेंटली एडिड कौन सी है, तो वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, सेंथली, वर एडेड बाय कब, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा 9th शेड्यूल क्या कहता है, 9th शेड्यूल में एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 9th शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल में मैंने आपको बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन है, कहाँ पे, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 11th शेड्यूल क्या है, ये पंचायत से रिलेटेड है, ये हमने पढ़ा है। और 12th शेड्यूल क्या है, ये म्युनिसिपैलिटीज को पावर देता है, कि म्युनिसिपैलिटीज को पावर देता है, और कितने सब्जेक्ट्स हैं इनके पास म्युनिसिपैलिटीज जिन पे लॉ बना सकती है, 18 सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है म्युनिसिपैलिटीज। और ऐसे ही पंचायत के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 मैटर्स पे लॉ बना सकती है पंचायत, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। 18 पे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 मैटर्स हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि 8 शेड्यूल के, तो हमने सारे शेड्यूल डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the citizenship in India? Article 33 to 337, Article 17 to 20, Article 5 to 11, Article 1 to 4। अब आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो सिटीजनशिप के रिलेटेड है वो कौन सा पार्ट है, पार्ट सेकंड, ठीक है। तो आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following schedules deals with the division of powers between the Union of States? देखो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्वेश्चन में क्योंकि सारे शेड्यूल डिस्कस कर लिए थे, तो अब मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। 4th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये 7th शेड्यूल है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि 3 लिस्ट हैं जो बताती है क्लियरली कि स्टेट के पास क्या पावर है, सेंटर के पास क्या पावर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं, तो मैंने आपको एक कोड बताया था, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पे क्या है, गोवा बच गया, तो गोवा में नहीं है प्रोविजन, 6th शेड्यूल के अप्लाई नहीं होते। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, कई बार हम क्वेश्चन जल्दी में करते हैं और ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। हाई कोर्ट की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है आर्टिकल 32 के अंडर, एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर रिट्स इशू करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
Article 226. Which one of the following articles of the Indian Constitution provide for all India services? Since हम में से बहुत सारे लोग ऑल इंडिया सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है हर साल, अभी आई थिंक 6 जून को प्रीलिम्स है, तो अब ये ऑल इंडिया सर्विसेज पहले है क्या? ऑल इंडिया सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो सिलेक्ट तो यूनियन गवर्नमेंट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, बट वो काम कहां करते हैं? अंडर डिफरेंट स्टेट कार्डर्स, ठीक है। और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं दोनों यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसमें टोटल 3 सर्विसेज हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, नॉट फॉरेन बट फॉरेस्ट। कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन इसमें से कौन सी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, तो वो आईएफएस फॉरेन सर्विसेज भी दे सकते हैं, तो ये नहीं, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और कौन सा आर्टिकल है इसके रिलेटेड? आर्टिकल 312। The forms of oath or affirmations for which of the following officials are mentioned in 3rd schedule of the Indian Constitution? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स और ओथ कहां पे हैं? 3rd शेड्यूल में। तो देखो अब किसकी ओथ मैंने आपको बताई थी? कंट्रोलर। इसमें क्या ऑप्शंस है? एक पहला कह रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल। फ्रेंड्स, इसको आप पॉज करके प्लीज इसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि अभी मैंने आपको सारा बताया था कि फॉर्म्स और ओथ जो 3rd शेड्यूल में है वो किस किस की है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देखो ये तो हमने पढ़ा था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा ना, तो इलेक्शन कमिश्नर को हम एलिमिनेट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर निकलता है। सो ऑप्शंस में 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो बिल्कुल हमारे पास क्या ऑप्शन बची? 1 और 3। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको कहा था कि एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो। कई बार आपको सारी चीजें तो याद नहीं रहती हैं, बट आपको कुछ 1-2 चीजें जरूर पता होती हैं क्वेश्चन की, एक ऑप्शन आपको जरूर पता होती है। जैसे इस ऑप्शन के केस में हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ओथ हमने कहीं नहीं पढ़ी कि इसके मतलब उसकी उनकी भी ओथ होती है। तो अगर हम 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्टली 1 और 3 पे पहुंच पा रहे हैं। हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बिल्कुल है, और चीफ जस्टिस ऑफ, हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट, मैंने आपको बोला था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लोअर जुडिशरी के नहीं, तो ये भी है। अटॉर्नी जनरल भी नहीं पढ़ा हमने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पढ़ा था, ठीक है। तो 1 और 3। नेक्स्ट, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, which one of the following schedule of the constitution must be amended? अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, अगर न्यू स्टेट बनानी है तो कौन सा शेड्यूल को हमें अमेंड करना पड़ेगा? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या 5th शेड्यूल? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था नेम ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नेम और उनकी जुरिडिक्शन किस शेड्यूल में है? 1st शेड्यूल में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? 1st शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल मैंने आपको बताया था किसके रिलेटेड है? एमोलुमेंट्स और प्रिविलेजेस के रिलेटेड। एंड 3rd शेड्यूल, ये हमने अभी देखा है कि ये ओथ के रिलेटेड है। एंड 5th शेड्यूल तो हमें पता है, वो हमने पहले देखा कि ये AMTM स्टेट्स की बात करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करता है, शेड्यूल एरिया की बात करता है।
ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल को हमें अमेंड करना होगा अगर हमने न्यू स्टेट बनानी है तो। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 9th शेड्यूल कौन सी अमेंडमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐड किया था, प्लीज इसको अटेम्प्ट करो। तो ये हमें पता है कि 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1957 में आई थी उससे ऐड हुआ हुआ। Which part of the constitution envisages a 3-tier system of the पंचायत? अब कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें 3 टियर ऑफ पंचायत के बारे में, 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत के बारे में बताता है? पार्ट 4, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12। प्लीज वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। फ्रेंड्स, पार्ट 4 हमें पता है कि पार्ट 4 किसके रिलेटेड है? डीपीएसपी के रिलेटेड, तो ये तो हो नहीं सकता। पार्ट 10 ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के रिलेटेड है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के रिलेटेड है। पार्ट 11 में रिलेशंस हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड पार्ट 12 में कुछ फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टीज के रिलेटेड कुछ है ये, एंड प्रॉपर्टीज के रिलेटेड पार्ट 12 है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं बन रही है, क्योंकि पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी है, पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है, पार्ट 12 जो है वो फाइनेंस प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। क्योंकि जो पंचायत है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज पार्ट 9 में है। 9 में पंचायत है, पंचायत के रिलेटेड, एंड 9A में म्युनिसिपैलिटीज हैं। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार आप भी चेक कर लेना, मुझे लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पार्ट 9 जो है वो पंचायत के रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन 2nd शेड्यूल, allocation of seats in the council of the states 4th schedule, provision as to disqualification on the grounds of defection 10th schedule। तो ये तो हमें पता है कि बिल्कुल सही मैच्ड है, ठीक है। allocation of seats in the council of states, council of states क्या है? मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, इसके बारे में कौन बताता है हमें? 4th शेड्यूल। द फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन, ये हमने पढ़ा था कि ये 2nd शेड्यूल नहीं 3rd शेड्यूल में है ओथ्स, और लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन बी इज नॉट करेक्टली मैच। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 368 को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये किसके रिलेटेड है। ये है अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अमेंडमेंट होनी है तो वो उसके जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कि किस तरह से अमेंडमेंट की जा सकती है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट ए जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेस। अगर 2 हाउसेज में डेडलॉक हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, इसको हम डेडलॉक बोलते हैं। तो अगर ये डेडलॉक है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहता है कि जॉइंट सेशन से, जो दोनों का जॉइंट सेशन होगा, उससे हम बिल को पास कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर आर्टिकल 368।
कि ये प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेशन हो जाएगी। प्रेसिडेंट इसमें कोई भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज ना, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो हम प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स है। तो कहता है कि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, उसको साइन करने ही करने हैं। थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, टू अमेंड द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज एसेंशियल। कहता है कि अगर आपको 7th शेड्यूल को अमेंड करना है तो उस केस में हमें जो स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेचर से भी आपको प्रपोजल या पूछना पड़ेगा, तो उनसे भी रेटिफिकेशन चाहिए। मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स से हमें रेटिफिकेशन चाहिए। A proposal to amend the constitution can only be introduced in the house of people। और अगर हमने अमेंड करना है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो कहता है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, प्लीज इसको अटेम्प्ट करो। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी स्टेटमेंट्स पता है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट ए जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस, इसको एक बार देख लेते हैं बाद में। पहले हम देख, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर 368। ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, क्योंकि उसी के अप्रूवल से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ होता है, और बाद में तो कोई मतलब नहीं बनता कि उसी को जो उसके अप्रूवल से आया उसको वो कर दे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमें पता है कि ठीक है कि प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको अप्रूव करना है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो हम थर्ड स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, टू अमेंड द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज एसेंशियल। अब हमें क्योंकि पता है कि 7th शेड्यूल जो है वो इसमें क्या है, 7th शेड्यूल में लिस्ट है, और ये क्या है, फेडरल फीचर है। फेडरल फीचर है ना, क्योंकि इसमें यूनियन की पावर्स और स्टेट की पावर्स को डिफाइन किया गया है। अब सिंस ये फेडरल फीचर है और इसमें स्टेट की पावर्स भी हैं, तो हम सिर्फ पार्लियामेंट को तो ये पावर दे नहीं सकते कि वो अपनी मर्जी से ही स्टेट की पावर्स भी ले। ऐसे तो फिर वो कुछ भी स्टेट लिस्ट में से उठा के तो यूनियन लिस्ट में डाल देगी। तो इसलिए 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि फेडरल फीचर है, तो इसमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि हमें मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की जो रेटिफिकेशन है वो भी रिक्वायर्ड है। तो हमें थर्ड तो एटलीस्ट पता है कि थर्ड बिल्कुल ठीक है, और थर्ड किस में नहीं है, इसमें थर्ड नहीं है। तो हम एक स्टेटमेंट, अब हमें 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3 तीनों में से एक इसका आंसर हो सकता है। अब प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ द पीपल। अब ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी भी हाउस में, राज्यसभा में और या फिर लोकसभा में, किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत है, लेकिन फोर्थ हमें यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमें पता है कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है कि इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट। तो 2 और 3, अब 2 और 3 किस में नहीं है, इसमें नहीं है। अब या तो हमारा आंसर 2, 3 होगा या फिर 1, 2, 3 होगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो कभी भी जॉइंट सेशन में अप्रूव नहीं होता। ठीक है, उसको जॉइंट सेशन नहीं करवाया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए।
बाकी बिल्स के लिए करवाया जा सकता है ज्वाइंट सेशन, बट कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज्वाइंट सेशन से नहीं होता, क्योंकि ज्वाइंट सेशन में क्या होता है कि ज्वाइंट सेशन में हमेशा जो है वो जो गवर्नमेंट पावर में होती है, क्योंकि उसकी मेंबरशिप लोकसभा में ज्यादा होती है, तो लोकसभा की विल जो है वो उसी की विल से पास हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स कम है, लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं, तो लोकसभा में गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उसकी विल प्रिवेल कर जाती है। तो इसलिए ज्वाइंट सेशन नहीं है, दोनों हाउसेस को अलग अलग बिल को पास करना पड़ेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो फिर इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। Sixth schedule to the Constitution of India makes special administrative provisions in regard to the tribal areas in, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको पता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्स शेड्यूल, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। Match list 1 with list second and select the correct answer by using the codes given below। अब लिस्ट हम देखना है हमें कि कौन से बॉडीज जो हैं उनके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल। अब देखो, क्योंकि ये सारी बॉडीज अब ऐसे बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अब कम आते हैं, जेकेपीएससी में अभी भी आते हैं, क्योंकि ये सारी बॉडीज जो हैं वो न्यूज में रहती हैं, इसलिए हमने इसको अपने क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। कोई भी ऐसा रैंडम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम नहीं डालते। देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम भी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कभी एक ना एक बार पूछा ही जाता है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस चलते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन न्यूज में है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ज्यादातर न्यूज में रहता है, तो ये सारी वो बॉडीज हैं जो न्यूज में होती हैं, इसीलिए इनके रिलेटेड आर्टिकल्स हमें याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में आप ये देखो कि आपको पहले कौन सा आता है, उसको मैच करके ऑप्शंस बना के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है, तो ये तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि इलेक्शन। अब हम देखते हैं कि सी के साथ 4 कहाँ कहाँ है। हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम वो सारा भी देखेंगे कि क्या हमें जो चीजें कुछ पता है उसके बेसिस पे क्या हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सी का 4 ये तो एटलीस्ट हमें पता था, तो सी का 4 कहाँ कहाँ है। सी का 4 एक तो यहाँ है और एक सी का 4 यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब अब ए और सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। देखो, हमें सिर्फ एक चीज पता थी, उसके बेसिस पे हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में कामयाब हो गए। अब बी और डी में से एक ऑप्शन है। अब देखो, कैग बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है और कैग न्यूज में भी रहता है, तो कैग का हमें पता है कि कैग आर्टिकल 148 है, ठीक है, क्योंकि कैग, इलेक्शन कमीशन, इवन फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल भी बड़ा सिंपल है, ठीक है। यूपीएससी का हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है। तो अब अगर सपोज नहीं भी पता तो चलो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो हमें पता ही होना चाहिए कि आर्टिकल 148 है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। अब हम देखते हैं कि डी का 1, अब डी का 1 यहाँ है और यहाँ पे डी का 3 दिया है, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फाइनेंस कमीशन ए का 2, हमें फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल भी सबको पता होता है कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमें बचा और आर्टिकल 315, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये हमने देखा था
कि मैंने आपको बताया था कि इस स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट लॉज बनाती है, यूनियन लिस्ट है उसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो एक एंट्री है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, मतलब एक सब्जेक्ट है ये। अब पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन को पूछता है कि इज द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, ये कौन सी लिस्ट में है? ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कौन सी लिस्ट में है? तो फ्रेंड्स पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किस में है? स्टेट। इस पे लॉ कौन बनाएगी? सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ पे लॉ कौन बनाएगी? स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट में और स्टेट ही बनाएगी लॉ। Which one of the following language is not recognized in the 8th schedule to the Constitution of India? Friends, do attempt this question. A. English, Sanskrit, Urdu या नेपाली? तो फ्रेंड्स हमें ये तो पता है कि इंग्लिश तो है ही नहीं। अगर हमें सपोज नहीं पता कि कौन सी लैंग्वेज है तो हमें हमें पता है कि संस्कृत भी है और उर्दू भी है। तो अगर हम सिर्फ आइडिया भी लगाएं, मतलब इस क्वेश्चन को इसे आइडिया के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो नेपाली और इंग्लिश में हम कंफ्यूज होंगे कि नेपाली हमें लगेगा किसी और कंट्री की लैंग्वेज है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों करेगा, तो और दूसरा इंग्लिश, तो इंग्लिश के खिलाफ ही पूरी उम्र होगी लड़ते हुए। तो नेपाली बिल्कुल जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें नेपाली भी पार्ट है उसका और इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना 8 शेड्यूल जो है वो इंग्लिश को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, बाकी सारी हैं। ऐसे भी आपको एटलीस्ट ये 22 लैंग्वेजेस ना भी याद हो लेकिन मोटी मोटी एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, जैसे असमीज है, ठीक है, बंगाली है, बोडो है, मोटी मोटी आपको ये लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए कि कौन सी 8 शेड्यूल में है, क्योंकि बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डोगरी है, जो बड़ी बड़ी स्टेट हैं एटलीस्ट वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेजेस हैं या जो, तो वो तो है ही है। गुजराती है, अब देखो असमीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, ठीक है। नीचे कर्नाटका बहुत बड़ी स्टेट है तो कन्नड़ है, ठीक है। जे से कितनी है? डोगरी है और कश्मीरी भी है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना कि थोड़ा नीचे चले तो पंजाबी भी है। अगर आप सारी 22 नहीं भी याद रख सकते तो ये जो मैं आपको लैंग्वेजेस बता रहा हूं इनको थोड़ा सा याद रखना। संस्कृत भी है, ठीक है। ये कितनी होगी? 9 लैंग्वेजेस हो गए। उसके बाद तमिल, तेलुगु, ठीक है, तमिल तेलुगु भी है और इसी के साथ साथ उर्दू भी है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ठीक है। तमिल तेलुगु उर्दू तो है ही है। उसके बाद नीचे मलयालम भी है, मलयालम है, मराठी है, यस मराठी है, ठीक है। उसके बाद हाँ, आपको पता है कि अब रिसेंटली ऐड हुई थी कुछ लैंग्वेजेस इकट्ठे, तो डोगरी, कोंकणी और संथली ये ऐड हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से उसमें कुछ टोटल 22 है, तो अभी सारी मुझे भी याद नहीं आ रही है, बट ये लैंग्वेजेस एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। और ये कितनी होगी? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 1, 16 और 6 और लैंग्वेजेस हैं, तो वो आप याद रख लेना, ठीक है। एक बार पढ़ लेना सारी लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which schedule of the Constitution of India contains the 3 lists that divide power between the union and the state? क्योंकि ये शेड्यूल से आपको
12 के 12 शेड्यूल मैंने करवाए हैं और ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये 12 शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 3 लिस्ट वाला हमें पता है कि लिस्ट कौन से शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में, इसलिए हमने बार बार शेड्यूल्स के रिलेटेड क्वेश्चन डाले थे, क्योंकि शेड्यूल से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कभी कभी पार्ट से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने 26 to 50 क्वेश्चंस थे तो ये 25, बट आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ।